मजेदार बात ये होती है कि डाइपोल में आप देखोगे कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इक्वली नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज अगर आप सिस्टम का सोचोगे तो वो तो जीरो हो जाता है, लेकिन इस नेट चार्ज होने के बाद भी एक डाइपोल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वो अपन सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कितनी होती है और अलग अलग लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होती है ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें दो बातें सीखनी पड़ेंगी जो डाइपोल की पोजीशंस को बताती हैं। तो सपोज हमारे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है और ये डाइपोल इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो जिस लाइन पे डाइपोल रखा होता है उस लाइन को अपन बोलते हैं एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ द डाइपोल। देन इसके बाद आती है ये वाली वर्टिकल लाइन जो डाइपोल के बीच से जाती है और परपेंडिकुलर होती है। तो ये बेसिकली जैसे धरती में इक्वेटर होता है, क्योंकि इक्वेटर धरती को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, उसी तरीके से इस लाइन को ना अपन इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये दो रीजन्स में डाइपोल को डिवाइड कर रहा होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। तो इस लाइन को अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि किसी भी डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है। इस आइडिया को अगर अपन ने एक बार प्रॉपर समझ लिया तो हम किसी भी टाइप के सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल भी निकाल पाएंगे। जैसे इस वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाओगे कि अगर कोई डाइपोल ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ कोई जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जब भी आपको एक डाइपोल दिया हो, बोले तो डाइपोल मोमेंट इस तरीके से दिया हो, तो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक इक्वली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा इस डाइपोल की जो लेंथ होती है, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है उसकी जो लेंथ है उसको अपन 2L ले लेते हैं। अब सपोज मैंने एक्सियल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट है इसकी जो दूरी है हम डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे। तो सपोज ये पॉइंट कुछ r दूरी पे है और इस जनरल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे किसी भी एक जनरल पॉइंट पे हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड जानना चाहता हूं तो उसके लिए एक चीज अपन को समझनी पड़ेगी, ये लेंथ L है, ये वाली लेंथ भी L है। दैट मीन सेंटर से ये दूरी r अगर है तो हम बोल सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज से ये दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एल। उसी तरीके से एक नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो टोटल दूरी होगी ये हो जाएगी r प्लस एल, क्योंकि ये पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, राइट। ये डिस्टेंस अपन को समझना है। इसके बाद आप सोचो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड है आगे की तरफ होगी, तो इसको मैं E प्लस बोल देता हूँ। इसी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो पीछे आएगी और वो थोड़ी सी वीक होगी। रीजन ये रहेगा कि माइनस वाला चार्ज इस पॉइंट से थोड़ा ज्यादा दूर है और पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉइंट के पास है। तो पॉजिटिव वाली फील्ड जो है वो ज्यादा होगी, नेगेटिव वाली फील्ड जो है वो कम होगी। दैट मीन्स आगे वाली फील्ड बड़ी होगी, पीछे वाली फील्ड छोटी होगी, तो नेट फील्ड जो है वो आगे की तरफ आने वाली है। इसके बाद अपन को समझना है, मान लो आपने अगर पॉइंट यहां पे लिया होता तो नेगेटिव चार्ज से क्योंकि ये पॉइंट पास में है तो ये वाली अट्रैक्टिव वाली जो फील्ड है वो ज्यादा होती, तो E माइनस की वैल्यू ज्यादा होती। पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो इस पॉइंट से दूर है तो उसकी जो फील्ड होती वो थोड़ी सी वीक होती, तो इसको अपन E प्लस बोलते। तो यहाँ भी आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज की फील्ड स्ट्रांग होगी तो ओवरऑल जो नेट फील्ड आएगी वो राइट साइड में ही आएगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, एक्सियल लाइन पे जो भी फील्ड होती है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ही होती है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करो, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगी वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी ऑन द एक्सियल लाइन। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से फील्ड आएगी E प्लस, नेगेटिव वाले की वजह से आएगी E माइनस। तो हमको पता है कि पॉजिटिव वाली फील्ड बड़ी होगी तो नेट फील्ड के लिए अपन लिखेंगे E प्लस माइनस E माइनस। तो ऐसे करके अगर अपन लिखें तो सबसे पहले E प्लस अगर मैं लिखूं तो अपन लिखेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होती है KQ बाय आर स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर फील्ड लिखूंगा तो मैं लिखूंगा KQ बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस एल। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हो जाएगी KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से आप सोचोगे इस चार्ज से ये वाला जो पॉइंट है वो R प्लस एल डिस्टेंस पे है, तो KQ बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देन इसके बाद आप देखो KQ अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी। तो अपने को मिलेगा KQ तो बाहर ही रहने दो, अपने को मिलेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर होल अपॉन, अगर आप थोड़ा मन की आंखों से देखोगे तो ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका पूरे का होल स्क्वायर भी अपन बाद में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन आप थोड़ी सी अगर यहाँ बुद्धि लगाओ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस इस तरफ भी आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में और एल स्क्वायर भी माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ माइनस 2RL बचेगा और ये माइनस उसको पॉजिटिव बना देगा तो प्लस 2RL हो जाएगा, और इस तरफ भी तो प्लस 2RL बचेगा, तो कुल मिला के 4RL अपने पास रहेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आपको ई नेट मिलने वाला है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सिलेबस में हम जो भी पढ़ते हैं, आप देखो ना, वाटर मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, NaCl, कोई भी डायपोल आप देखोगे तो बहुत छोटे साइज का होता है। तो हमारे सिलेबस में जो भी डायपोल्स है वो शॉर्ट डायपोल्स है। तो जो शॉर्ट डायपोल होता है उसमें खास बात ये होती है, उस डायपोल्स के मतलब दोनों भी चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी होती है एज कंपेयर टू जो आर डिस्टेंस आप लेते हो। मतलब जिस भी पॉइंट पे आप फील्ड निकालते हो वो इन डायपोल्स के सेपरेशन से काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे शॉर्ट डायपोल की कंडीशन हम बना सकते हैं कि भाई आर इज वेरी मच ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एल। 2L बोले तो दोनों डायपोल्स के बीच की दूरी। तो ये कंडीशन को अगर अपन समझें, आर बहुत बड़ा है 2L से, दैट मीन्स यहाँ पे जो एल स्क्वायर है काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर की पावर 4। और आप ध्यान दो ऊपर एक आर था और नीचे आर की पावर 4 आ रहा है, तो ऊपर वाले आर से नीचे वाला आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से बचेगा के क्यू, 4 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 करके लिख देता हूं, एक आर कट गया तो एल ही बचा, और डिवाइड में अपन लिख सकते हैं आर की पावर 3 बच रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा मन की आंखों से देखो, ये जो डायपोल मोमेंट P है, ये डायपोल मोमेंट क्या है, चार्ज इंटू सेपरेशन। तो डायपोल मोमेंट P को आप लिख दोगे Q इंटू 2L, और यही चीज देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, चार्ज इंटू 2L, इसको आप P लिख सकते हो। तो हम बोलते हैं कि ई नेट जो आएगा, ई नेट ऑन एक्सियल लाइन, ये आपका निकल के आएगा 2kp/r³। इसी में इंटरेस्टिंग बात भी लगा लेते हैं अपन कि जो भी पॉइंट होगा जहां पे भी आप फील्ड निकालोगे उसमें जो भी फील्ड की डायरेक्शन आएगी वही डायपोल की डायरेक्शन आएगी। तो जिस दिशा में डायपोल होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड आएगी, तो इसके ऊपर हम वेक्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे भी हम वेक्टर लगा सकते हैं। तो ये बात अपन को बढ़िया से ध्यान रखनी है कि एक्सियल पॉइंट पे या एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड ड्यू टू डायपोल होती है वो 2kp/r³ होती है। तो इवन दो ये दोनों का जो नेट चार्ज है वो 0 है, लेकिन फिर भी देखो एक्सियल लाइन पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और उसकी वैल्यू 2kp/r³ आ रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये देखने वाली है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड का वेरिएशन होता है वो kq/r² के हिसाब से होता है, लेकिन एक डायपोल जिसका नेट चार्ज 0 है उसकी वजह से जो वेरिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 हो रहा है, rather than r की पावर 2 एज इन पॉइंट चार्ज। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि टोटल चार्ज 0 होने के बावजूद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और वो बहुत अलग तरीके से वेरी कर रही है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से अपन अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे। तो सारी डिस्टेंसेस डायपोल के हमेशा बीच से मापी जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमको एक चीज ये पता है, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचता है, पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड मारता है। ये बेसिक बातें अपन को पता है, राइट। तो अगर आप केयरफुली देखो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड आएगी, नेगेटिव कैसे ऐसी फील्ड आएगी, अपन ने बना लिया। अब मजेदार बात ये समझो, अगर ये दूरी r है और ये l है, तो अपन को पता है ये l है ये r है, तो हाइपोटेनस होगा √r² प्लस l स्क्वायर। सेम आइडिया से यहाँ पे भी l है यहाँ पे भी r है, तो ये हाइपोटेनस भी सेम होगा। मैं थोड़ी देर के लिए इस हाइपोटेनस की लेंथ को h लिख देता हूँ, तो ये दोनों h हो गए और ये बीच में ये r है, ठीक है। h की वैल्यू अपने पास है, h इज √r² प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो चार्ज q है, दूरी h है, तो इस पॉइंट पे ये वाली जो फील्ड आएगी kq/h², ठीक है। तो इसको अपन E बोल देते हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सेम है, चार्ज की वैल्यू q है, दूरी h है, तो फील्ड kq/h² आएगी, तो ये वाली फील्ड भी E हो जाएगी। अब अगर थोड़ा सा सोचो आप कि भाई ये एंगल अगर थीटा है तो अपन बोल सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाओ तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, राइट। आप देखो ना हॉरिजॉन्टल से ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन उसमें जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। तो सिमिलरली सिमेट्री से आप बोल सकते हो ये एंगल थीटा, तो ये देखो z बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अगर थोड़ा मन की आंखों से आप देखोगे, ये फील्ड E है, इधर आएगा E cos थीटा, इधर आएगा E sin थीटा, सही है। उसी तरीके से ये वाली जो फील्ड है इसका इस डायरेक्शन में आएगा E cos थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा E sin थीटा, तो दोनों साइन वाले देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे
और दोनों कॉस वाले इस डायरेक्शन में एड अप हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे जो नेट फील्ड आएगी वो इस दिशा में आएगी और वो आएगी 2e cos थीटा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं जो भी नेट फील्ड आएगी वो नेट फील्ड की वैल्यू होगी 2e cos थीटा, जहां पे e जो है वो एक चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड की वैल्यू है। अब यहाँ पे इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूँ तो अपन ये देखेंगे कि ई नेट की वैल्यू जाएगी 2 इंटू फील्ड हो जाएगी के क्यू बाय एच स्क्वायर इंटू, अब कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा आप देखो इस ट्राइंगल से लिख सकते हो, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है एल, हाइपोटेनस है एच, तो हो जाएगा एल बाई एच। तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे एच का क्यूब बन जा रहा है, मतलब अगर मैं एच का क्यूब करूँ तो यहाँ पे इसकी पावर भी 3 हो जाएगी, तो अपन लिख सकते हैं एच को, मतलब एच क्यूब कैसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने लिए ऐसा हो जाएगा 2k/Q/L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब फिर से देखो ई नेट तो ये अपने पास आ गया, यहाँ पे भी आप देखो Q इंटू 2L ये मिलके P बन जाएगा, डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू सेपरेशन। और क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो हम शॉर्ट डायपोल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे R इज वेरी मच ग्रेटर देन 2L होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं इस L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं R के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी, तो R का क्यूब बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में अपने पास R का क्यूब आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा KP, तो यहाँ पे हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड आएगी वो आएगी KP अपॉन R की पावर 3। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात भी है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो डायपोल मोमेंट जो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो ये अपना डायपोल मोमेंट है, परंतु जो फील्ड आ रही है वो उसके अपोजिट आ रही है, तो डायपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड उसके अपोजिट आएगी, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसी चीज के लिए जब भी अपन लिखेंगे एज अ वेक्टर फॉर्मेट, तो E को अपन लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ KP बाय आर क्यूब फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये पॉइंट अपन को अच्छी तरीके से याद रखना है, एक्सियल पोजीशन पे 2kp बाय आर क्यूब मैग्नीट्यूड होता है, और जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, वेयर एज इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होती है। ऑल्सो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो अपन फील्ड लिखते हैं वो एक्सियल पोजीशन की आधी आती है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ध्यान रखना है आपको। अब बारी आती है इससे रिलेटेड फटाफट कुछ बढ़िया सवाल देखने का और उसका आंसर करने का। तो सवाल में अपन को एक दिया हुआ है कि अपने पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड डी दे रखी है, उसमें इस कॉर्नर पे एक डायपोल रखा है, उसका डायपोल मोमेंट P है, इधर पे एक डायपोल रखा है, उसका डायपोल मोमेंट P है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि ये पॉइंट जो है, सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट सपोज B है, तो A और B पॉइंट पे इन डायपोल्स की वजह से अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आइडिया एकदम सिंपल है, यहाँ पे भी आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होगा। तो सुपरपोजिशन बेसिकली अपन क्या बोलता है, एक बार में एक डायपोल के बारे में सोचो, उसकी फील्ड बनाओ, नेक्स्ट उसको छोड़ दो, अब दूसरे डायपोल के बारे में सोचो, उसकी फील्ड बनाओ, और बाद में इन दोनों फील्ड्स का रिजल्टेंट निकाल लो। तो ये बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले इस वाले डायपोल के लिए अगर आप सोचोगे तो आपको बस ये समझना है कि जो भी पॉइंट गिवन है वो इस डायपोल के लिए एक्सियल है या इक्वेटोरियल है। तो अपन देख सकते हैं इस डायपोल की लाइन में ही आ रहा है, तो ये एक एक्सियल पोजीशन है, तो अपन को पता है जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन पे एक्सियल फील्ड होती है, राइट। तो इस बी पॉइंट पे इस नीचे वाले पी की वजह से जो फील्ड है इधर आएगी और वो एक्सियल होगी, तो अपन लिखेंगे 2kp अपॉन डी क्यूब। सही है, दूरी इस बार डी है तो आर की जगह डी पुट करो। अब वो इसका काम हो गया। अब इस वाले डायपोल के बारे में सोचो, इस डायपोल के लिए भी तो बी पॉइंट जो है वो एक्सिस पे है, तो इस वाले डायपोल की वजह से भी यहाँ फील्ड आएगी और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो यहाँ पे फील्ड आ जाएगी, वो हो जाएगी 2kp बाय डी क्यूब। अब अगर कोई हमसे रिजल्टेंट पूछे तो आपको सिंपल ये बात समझनी है, देखो ये दोनों वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के और ये 90 डिग्री पे हैं, तो जब भी दो बराबर वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और 90 डिग्री पे हों तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है। तो अपन बोलेंगे जो भी रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे बीच में से आएगा, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे आएगा, और ई नेट एट पॉइंट बी विल बी 2kp बाय डी क्यूब टाइम्स √2। तो इसको आप 2√2kp बाय डी क्यूब भी लिख सकते हो, एकदम सही है। तो इसी तरीके से ए पॉइंट पे भी अपन निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, ए पॉइंट जो है इस वाले डायपोल के लिए देखो कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इक्वेटोरियल पॉइंट आ रहा है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में डायपोल होता है उसके अपोजिट फील्ड होती है, तो इस डायरेक्शन में फील्ड जाएगी इस वाले की वजह से, तो उसको अपन बना लेते हैं, इस तरफ फील्ड आएगी, और इक्वेटोरियल की फील्ड होती है KP बाय आर क्यूब, तो ये हो जाएगी KP बाय डी का क्यूब। सिमिलरली अब आप इसको भूल जाओ, अब इस वाले डायपोल को पकड़ो, इस डायपोल की वजह से देखो अगेन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है, दैट मींस इक्वेटोरियल पोजीशन पे है,
तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगी, मतलब यहाँ को आएगी। तो फील्ड का जो वैल्यू होगा वो अगेन होगा kp/r³ मतलब d³। अब आप देख सकते हो अगेन दो बराबर साइज के वेक्टर है, 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट 20 से निकलेगा और ये वाला हो जाएगा kp/d³ टाइम्स √2। तो ये ए और बी पोजीशंस पे नेट डाइपोल मोमेंट की वजह से फील्ड अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और बहुत धांसू सवाल अपन देखते हैं जो हमको याद भी रखना है एज अ रिजल्ट। तो इस सवाल में हमें एक डाइपोल दे रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट सपोज P है और उस डाइपोल के सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे हमको एक पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये जो r डिस्टेंस है, r पोजीशन है, ये किसी थीटा एंगल पे है। तो हमको इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन पता लगानी है। तो कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, इसको बढ़िया से समझना और इस आइडिया को याद रखना, इससे बहुत हेवी सवाल भी बन सकते हैं। अब एकदम बेसिक बात अपन को याद रखनी है कि भाई डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के तो यार आप कंपोनेंट्स कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं इस p वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करूं तो हमको पता है भाई जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस आएगा, तो इस डायरेक्शन में अपने पास आएगा p cos थीटा। सिमिलरली एक वेक्टर जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो वो इधर बन जाएगा और इसकी वैल्यू होगी p sin थीटा। ठीक है, अब आप एक बार बुद्धि लगाओगे तो आपको ये दिखेगा ये जो p cos थीटा है उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है वो तो एक्सिस पे आ रहा है, तो ये एक्सियल पॉइंट की जरा काम करेगा। सिमिलरली इस पर्पल वाले p sin थीटा की वजह से अगर आप सोचोगे तो ये तो यार बाइसेक्टर है, बोले तो इक्वेटोरियल लाइन है, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो अपोजिट दिशा में आएगी, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लो। अब अपन दोनों फील्ड्स बनाते हैं, तो p cos थीटा की वजह से इसी दिशा में फील्ड आएगी और क्योंकि एक्सियल है तो ये आएगी 2k p cos थीटा बाय r³। ये हो गई एक्सियल वाली। नेक्स्ट इसकी आएगी इक्वेटोरियल वाली, तो इक्वेटोरियल में हमको पता है इसके अपोजिट फील्ड जाएगी और ये दोनों 90 डिग्री पे आएंगे क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल तो परपेंडिकुलर पोजीशंस है। तो यहाँ पे आएगा kp sin थीटा अपॉन में आएगा r³। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब अगर मुझे कोई नेट फील्ड निकालने को बोले तो अपन को पता है अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है a² b² 2ab cos 90। cos 90 वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो रिजल्टेंट आएगा a² प्लस b² का रूट, मतलब ये a है और ये b है। अब यहाँ पे अगर मैं ई नेट लिखता हूँ तो ई नेट को अपन लिख देंगे √e एक्सियल का स्क्वायर प्लस e इक्वेटोरियल का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ, एक्सियल में और इक्वेटोरियल दोनों को अगर आप देखोगे तो kp/r³ दोनों में है, तो आप डाल दो kp/r³ तो कॉमन निकल आएगा बाहर। अब देखो रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, रूट के अंदर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा और ये 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि kp/r³ तो कॉमन आ गया है ना। अब रूट के अंदर आप ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 4 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर खींच लो, उसको साइन के साथ चिपका लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो ये दोनों मिलके बन गए 1। प्लस इसके अलावा 3 cos स्क्वायर थीटा अभी भी बैठे रहेंगे, तो 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो जो भी नेट फील्ड आती है वो आप समझ सकते हो कि ये बन जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पोजीशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ये डाइपोल हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहाँ से ऐसे आ रही है ना, ये ई नेट है। सही बात, ई नेट जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी अगर हमें पूछता है, तो वो कैसे निकालते हैं फटाफट से अपन देखते हैं। तो ये एंगल तो अभी भी थीटा ही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल अभी भी थीटा है। तो हमको अगर ये एंगल मिल गया कहीं से कि जो ई नेट है वो ई एक्सियल से कितना बना रही है, तो अपन ऊपर वाला एंगल सपोज को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, अल्फा प्लस थीटा विल बी द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। तो अपन लिख सकते हैं, इसको ऐसा बना लेते हैं, इस पोजीशन पे यहाँ पे देखो अपने पास 2kp/r³ है, 2kp cos थीटा बाय r³ दैट इज ई एक्सियल। इधर पे अपने पास ई इक्वेटोरियल है और हॉरिजॉन्टल से हम एंगल काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल अपने पास थीटा है, यहाँ पे ई नेट आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर से ई नेट है। तो अगर मैं क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो अपन को पता है कि भैया ये अगर इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको यहाँ शिफ्ट करा लो, तो ये एंगल जो अल्फा है, जब भी एंगल की बात आएगी तो अपन को tan याद आना चाहिए, तो tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल अपना अल्फा है, तो अगर मैं tan अल्फा निकालूं तो tan अल्फा को परपेंडिकुलर दैट इज ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। तो आप देखोगे इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में क्या हिसाब है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बोलूं इक्वेटोरियल में kp sin थीटा आएगा और यहाँ पे 2kp cos थीटा आएगा
आर क्यूब दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, केपी केपी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा साइन अपॉन 2 कॉस विच इज tan थीटा बाय 2। तो अगर मैं अल्फा निकालूं तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो हॉरिजॉन्टल से अगर कोई पूछे कितना एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से तो भैया थीटा बना रहा है, तो थीटा प्लस अल्फा कर दोगे तो आपका टोटल एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से बना रहा है वो निकल के आ जाता है। तो आपको मैं होमवर्क के फॉर्म में एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर जरूर से बताओ। अब देखो ये दोनों डायपोल्स तो रखे हुए थे अपने पास, राइट। इन दोनों की वजह से सेंटर पॉइंट पे, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर आप इसको आप निकालने जाओगे तो वहां पे थोड़ी सी आपको हिंट दे रहा हूं, क्या करना, इस वाले डायपोल का ना एक कंपोनेंट यहां तोड़ना, एक कंपोनेंट यहां तोड़ना। तो जो ये वाला कंपोनेंट है इसके लिए तो ये एक्सियल पॉइंट बनेगा, इधर फील्ड आएगी। जो ये वाला पॉइंट है इसके लिए इक्वेटोरियल बनेगा, इधर फील्ड आएगी। सिमिलरली नीचे वाले डायपोल को आप इधर तोड़ना और एक इधर तोड़ना। इस वाले की वजह से ये एक्सियल है तो इधर फील्ड आएगी, इस वाले की वजह से इक्वेटोरियल है तो इधर फील्ड आ जाएगी। तो आप देखोगे ये वाली और ऊपर की जो यहाँ आएगी वो कैंसिल हो जाएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ वाली ही आएगी। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो आई होप आपको डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसी डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वहां पे डायपोल घूमता है कि रुका रहता है, ये सब बढ़िया तरीके से सीखेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट को कंप्लीटली सीक्वेंस में देखो, तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।